नमस्कार, मैं मंगल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माय कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए आज की क्लास को करते हैं। आज की क्लास में अपन सीखने वाले हैं टैली के बारे में सीखने वाले हैं। और पिछली क्लास में अपन टैली की लेजर अकाउंट कैसे डिलीट करते हैं वो अपन ने सीखा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दिया है। लिंक को आप ओपन करके वीडियो देख सकते हैं कि लेजर अकाउंट को डिलीट कैसे करते हैं अपन। आज की क्लास में अपन सीखने वाले हैं लेखांकन संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों का विस्तारित रूप आज अपन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक अपन कंप्यूटर अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। और कंप्यूटर अकाउंटिंग कैसे की जाती है, दो प्रकार से की जाती है, एक तो अकाउंट्स ओनली मेथड और एक अकाउंट्स विद इन्वेंट्री मेथड। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं अकाउंट्स ओनली मेथड के बारे में। और अकाउंट्स ओनली मेथड के अंदर 4 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप्स कंपनी क्रिएशन करना, ये अपन ने सीख चुके हैं। उसके बाद लेजर क्रिएशन करना, यही अपन सीख चुके हैं। अब तीसरी जो स्टेप है डी आर और सी आर, किसको अपन डी आर करें और किसको अपन सी आर करें और क्यों करते हैं डी आर और सी आर, वो अपन देखेंगे। तो ये अपन सी वाला पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं। तो सी वाला पॉइंट पढ़ने से पहले अपन को कुछ लेखांकन संबंधित महत्वपूर्ण शब्द है वो पढ़ने पड़ेंगे उनके बारे में। तो वो आज अपन सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है नंबर 1, आगम या आय। आगम भी बोलते हैं इसको, आय भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है इनकम। इनकम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। वह धनराशि जो व्यवसाय में वस्तुओं की बिक्री या उपभोक्ताओं को सेवा के बदले प्राप्त होती है, आय कहलाती है। आय जैसे कि क्या कौन कौन सी हो सकती है, वस्तुओं के बदले में प्राप्त होती है अपन को कमीशन प्राप्त और किराया प्राप्त, कमीशन रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, ये जो होती है इनकम होती है। जो व्यवसाय में वस्तुओं की बिक्री या उपभोक्ताओं को सेवा के बदले प्राप्त होती है उसको अपन आय कहते हैं। तो ये आय इनकम। और इसका उल्टा, इनकम का उल्टा हो गया एक्सपेंसेस, खर्चे। खर्चे क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। वह धनराशि जो व्यवसाय में माल के उत्पादन या माल की बिक्री के बदले के रूप में दी जाती है वह खर्च कहलाती है। माल का उत्पादन करते हैं तो उस टाइम पे जो खर्चा होता है, उस टाइम पे अपन जो बिक्री के रूप में जो बदले के रूप में जो खर्च राशि देते हैं उसको अपन खर्चा कहते हैं। वह धनराशि जो व्यवसाय में माल के उत्पादन या माल की बिक्री के बदले के रूप में दी जाती है वह खर्च कहलाती है। अब खर्च दो प्रकार के होते हैं, एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होता है उसको अपन हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष व्यय, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोलते हैं अप्रत्यक्ष व्यय बोलते हैं अपन। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है उसके बाद थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। ऐसे सभी खर्चे जो वस्तुओं के उत्पादन अथवा निर्माण से संबंधित होते हैं, वस्तु की बिक्री योग्य स्थिति में आने से पहले किए जाते हैं, एवं जिन खर्चों के साथ कारखाना सब जुड़ा होता है, प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। बहुत सारों को इनमें डिफिकल्ट होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंतर क्या है। तो सबसे सरल अंतर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, माल जो तैयार होता है, जो कारखाने में जो सारा खर्चा होता है, माल तैयार होता है कारखाने में होता है, और सब खर्चा होता है तैयार होने में, वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। कारखाने में जो खर्चा होता है वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा हो रहा है वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। और माल जो तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद में जो खर्चा आता है सारा मार्केटिंग वगैरह पे, सारा जो खर्चा आता है किराया वगैरह सब, सैलरी वगैरह सारा जो खर्चा आता है, ब्याज वगैरह, वो सारा खर्चा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो कारखाना में जो माल बनता है, फैक्ट्री के अंदर जो माल बनता है, उस टाइम जो खर्चे होने वाले होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। ऐसे सभी खर्चे जो वस्तुओं के उत्पादन अथवा निर्माण संबंधित होते हैं, वस्तु की बिक्री योग्य स्थिति में आने से पहले किया जाता है, मतलब वस्तु को बेचने से पहले जो सारे जो खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और जिनके पीछे कारखाना सब जुड़ा होता है वो प्रत्यक्ष कहलाते हैं। जैसे कि मजदूरी, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेजेस। कारखाने में फैक्ट्री में जो काम करते हैं मजदूर, उनको अपन मजदूर देते हैं, वेजेस देते हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। गाड़ी भाड़ा, माल को लाने ले जाने में जो खर्चा होता है वो है गाड़ी भाड़ा, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेज या कैरिज। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा तो दो ही उपयोग में आते हैं, एक तो वेजेस और एक कार्टेज, दोनों को आप याद रख सकते हो। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हिंदी में बोलते हैं इसको अप्रत्यक्ष व्यय। ऐसे सभी खर्चे जो वस्तु के उत्पादन अथवा निर्माण संबंधित नहीं होते हैं, वस्तु के बिक्री योग्य आने के पश्चात किए जाते हैं, एवं जिन खर्चों के साथ कार्यालय सब जुड़ा होता है, वहां पर कारखाना सब जुड़ा होता है और यहाँ पे क्या होता है, कार्यालय सब जुड़ा होता है, मतलब ऑफिस, अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। अब वस्तु के बिक्री योग्य आने के, मतलब बिक्री योग्य स्थिति में आने के बाद में जो खर्चे होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। वस्तु के बेचने के लिए जो खर्चा होता है, बेचने के ऊपर एडवर्टाइजमेंट वगैरह सारा जो खर्चा होता है वो सारा अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। जैसे कि वेतन,
अब ऑफिस में जो काम करते हैं, कार्यालय में जो ऑफिस में जो काम करते हैं, उनको सारों को सैलरी दी जाती है, तो खर्चा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। सैलरी एक्सपेंसेस जो होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। रेंट पेड जो हो गया वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। ब्याज चुका है, इंटरेस्ट पेड, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। तो एक्सपेंसेस दो प्रकार के हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये बहुत ज़्यादा आएंगे, तो मैंने इसके बारे में बता दिया आपको। फिर इसके बाद में आता है पूंजी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कैपिटल। नाम आपने सुने होगा कैपिटल, बिजनेस में सबसे मेन बात होती है कैपिटल, हिंदी में बोला जाता है इसको पूंजी। व्यवसाय संस्था के मालिक द्वारा व्यवसाय में लगाए गए धन को पूंजी कहते हैं। व्यवसाय संस्था का मालिक जो होता है, व्यवसाय में जो खर्चा, जो भी पैसा लगाता है, उसको अपन कैपिटल या पूंजी कहते हैं। और जो कैपिटल जो होती है, पूंजी को चिट्ठा बनाते समय दायित्व पक्ष में लिखते हैं। जो कैपिटल जो होती है उसको बैलेंस शीट बनाते समय लाइबिलिटीज पक्ष में अपन लिखते हैं। चौथा पॉइंट जो है लागत, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? किसी उत्पाद को तैयार करने में खर्च की गई राशि को लागत कहते हैं। किसी भी उत्पाद को तैयार करने में जो खर्चा होता है उसको अपन क्या कहते हैं? लागत या कॉस्ट कहते हैं। नंबर 5, देनदार। अब ये वर्ड भी बहुत सी बार आएगा। तो डेटर्स वह व्यक्ति या फर्म अथवा पक्षकार जिन पर व्यवसाय की राशि बकाया है, देनदार कहलाते हैं। जो पैसे देंगे व्यवसाय में, जिनसे अपने माल बेचा होगा, उधार माल बेचा होगा और अपन को माल के पैसे देंगे वो, तो अपने लिए वो क्या हो गया? देनदार हो गया, डेटर्स हो गया। और लेनदार, इसका उल्टा, देनदार का उल्टा लेनदार। लेनदार इंग्लिश बोलते हैं क्रेडिटर्स। वह व्यक्ति, फर्म अथवा पक्षकार जिनको व्यवसाय द्वारा भुगतान किया जाता है, लेनदार कहलाते हैं। जिनको व्यवसाय भुगतान करता है वो लेनदार होते हैं। माल, इंग्लिश में माल को बोलते हैं गुड्स। वह वस्तुएं जिनसे व्यवसायिक कारोबार करता है, माल कहलाता है। जिनसे अपन कारोबार करते हैं, वो व्यवसाय जो कारोबार करता है उनको माल कहलाता है। और माल को इंग्लिश में अपन बोलते हैं गुड्स। नंबर 8, स्कंद या स्टॉक। माल जिनसे अपन व्यापार करते हैं वो तो माल हो गया, तो स्टॉक जो पड़ा होता है गोदाम में वो होता है स्टॉक। और स्टॉक को अपन हिंदी में बोलते हैं स्कंद, और एक नाम और इसका रहतिया। दोनों अपन बोल सकते हैं, स्टॉक या रहतिया। स्टॉक, रहतिया, स्कंद, अपन सारे नाम इसी के हैं। तो व्यवसाय के पास किसी निश्चित समय पर उपलब्ध माल की मात्रा को रहतिया या स्कंद कहते हैं। व्यवसाय के पास किसी निश्चित समय पर उपलब्ध माल जो रहता है उसको अपन रहतिया या स्कंद कहते हैं। अब स्कंद या रहतिया भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब स्टॉक दो प्रकार के होते हैं। एक तो ओपनिंग स्टॉक होता है और एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। हिंदी में उसको बोलते हैं प्रारंभिक रहतिया या प्रारंभिक स्कंद, और अंतिम रहतिया या अंतिम स्कंद बोल सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में, मतलब अकाउंटिंग के वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध माल को प्रारंभिक रहतिया कहते हैं। अकाउंटिंग वर्ष जो अपन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लाकर 31 मार्च तक, तो 1 अप्रैल के यहाँ पे जो अपने पास में जो स्टॉक रहता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक। और 31 मार्च में जो अपने पास में जो स्टॉक बच जाता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। लेखांकन वर्ष मतलब अकाउंटिंग ईयर्स, वित्तीय वर्ष। अकाउंटिंग वर्ष, लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन बिना बिका हुआ माल रह जाता है, अंतिम रहतिया कहलाता है, या क्लोजिंग स्टॉक भी कह सकते हैं अपन। तो यहाँ पे स्टॉक दो प्रकार के हो गए, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, दोनों के बारे में मैं बता दिया आपको। फिर आता है क्रय और विक्रय। क्रय विक्रय उल्टा इनका हो गया। क्रय का मतलब होता है परचेस और विक्रय का मतलब हो गया सेल्स। तो क्रय क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। व्यवसायी द्वारा विक्रय करने के उद्देश्य से नकद या उधार प्राप्त किए गए माल को क्रय कहते हैं। व्यवसायी जो होता है बेचने के हिसाब से जो माल खरीदता है, नगद या उधार में खरीदता है, वो सब अपन माल को क्रय कहते हैं, विपरचेस कहते हैं। व्यवसाय द्वारा विक्रय करने के उद्देश्य से, माल बेचने के उद्देश्य से नकद या उधार में प्राप्त किए गए माल को क्रय कहते हैं, परचेस कहते हैं अपन। और सेल्स इसका उल्टा है। विक्रय के लिए क्रय किए गए माल को प्रतिफल के बदले एहसास करने को विक्रय कहा जाता है। और अपन जो माल बेचेंगे, जो अपन खरीदा हुआ माल अपन वापस किसी को बेचते हैं अपन, तो उसको अपन क्या कहेंगे? विक्रय कहेंगे, सेल्स कहेंगे। माल खरीदना मतलब हो गया परचेस, और माल बेचना मतलब हो गया सेल्स। और एक नाम और इसका क्रय और विक्रय। आहरण, इंग्लिश में बोला जाता है इसको ड्राइंग्स। ये वर्ड बहुत ज़्यादा आता है, इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। जब व्यवसाय संस्था का मालिक अपने व्यवसाय से, व्यवसाय संस्था का मालिक, अपन तो अकाउंटेंट, अपन अकाउंटिंग का काम कर रहे थे, अपन अकाउंटेंट हो गए। तो जब व्यवसाय संस्था का मालिक अपने व्यवसाय से नगद माल अथवा संपत्ति अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से निकालता है तो उसे आहरण कहते हैं। ड्राइंग्स या आहरण किसे कहते हैं अपन? जब व्यवसाय संस्था का मालिक स्वयं के उपयोग के लिए व्यवसाय से नगद निकालो या माल निकालो या संपत्ति निकालो,
तो उसको अपने क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहते हैं। अगर बिजनेस के अंदर व्यवसाय जो मालिक होता है वो अपनी मर्जी के हिसाब से माल या नगद या संपत्ति नहीं ले सकता है, उसकी भी उसको एंट्री करनी पड़ेगी। जो अकाउंटेंट होगा वो उसकी भी उसकी एंट्री करेगा, लेकिन उसका नाम नहीं लिखेगा। जो अकाउंटेंट होगा वो उसका नाम नहीं लिखेगा कि ये ओनर ने निकाला पैसा, या ओनर ने संपत्ति निकाली, या ओनर ने माल ले लिया या निकाला। ये सारा जो एंट्री होगी वो कभी भी अकाउंटेंट ओनर का नाम से नहीं करता है। ओनर का नाम नहीं लिखेगा। अगर ओनर का नाम राम है तो राम नहीं लिखेगा, या ओनर के नाम से एंट्री नहीं करेगा, ओनर अकाउंट दिया ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो जो सारा जो खर्चा होगा वो ड्राइंग्स नाम से होगा। ओनर का जो अकाउंट चलता है वो ड्राइंग्स नाम से चलता है। अगर ओनर जो पैसा दे रहा है बिजनेस में तो वो कैपिटल नाम से लिखा जाता है, और अगर ओनर पैसा निकाल रहा है तो वो ड्राइंग्स नाम से लिखा जाता है। तो अकाउंटेंट जो होता है वो ओनर का नाम कभी नहीं लिखता है। अगर पैसा दे रहा है, ओनर अपने अकाउंट बिजनेस में लगा रहा है, तो वो कैपिटल नाम से सारा एंट्री करेगा। और अगर वो वहाँ पर ड्राइंग्स मतलब बाहर पैसा निकाल रहा है या माल निकाल रहा है, संपत्ति निकाल रहा है, तो वो ड्राइंग्स नाम से करेगा। तो जब व्यवसाय संस्था का मालिक अपने व्यवसाय से नगद माल अथवा संपत्ति अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से निकालता है तो उसे आहरण कहते हैं। ये खाता भी वास्तव में व्यवसाय संस्था का मालिक का ही होता है। अभी मैंने बताया जैसे कि ये खाता व्यवसाय संस्था का मालिक का ही होता है, वह उसी का प्रतिनिधित्व करता है, वो उसी का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो ड्राइंग्स और कैपिटल जो अकाउंट होता है वो होता है ओनर का अकाउंट ही होता है। व्यवसाय संस्था का मालिक पैसा लगाता है तो कैपिटल नाम से लगाएगा, उसका नाम जो कैपिटल लिखेंगे अपन, और अगर वो पैसा निकालता है तो ड्राइंग्स नाम से वहाँ पर एंट्री की जाएगी। अब लास्ट पॉइंट जो है वो है आज का, वो संपत्ति। इंग्लिश बोलते हैं इसको एसेट्स। एसेट्स दो प्रकार की होती है। पहला जो है वो है स्थायी संपत्ति, इंग्लिश बोलते हैं इसको फिक्स एसेट्स, और दूसरी चालू संपत्ति, इंग्लिश बोला जाता है इसको करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्स क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। वह संपत्तियां जिनका दीर्घकाल तक समय में उपयोग होता है उन्हें स्थायी संपत्ति कहते हैं। जैसे कि वह संपत्तियां जिनका दीर्घकाल समय तक व्यवसाय में उपयोग होता है, ऐसी संपत्तियां जिनका लंबे समय तक व्यवसाय में उपयोग होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्थायी संपत्ति कहते हैं। जैसे कि लंबे समय तक कौन कौन संपत्ति का उपयोग होता है, जैसे भवन, बिल्डिंग लंबे समय तक व्यवसाय में उपयोग होता है, तो वो हो गया फिक्स एसेट्स। फर्नीचर, ये भी लंबे समय तक चलती है, तो इसका लंबे समय तक उपयोग होता है व्यवसाय में, तो ये भी क्या हो गया, फिक्स एसेट्स। संयंत्र मतलब प्लांट, ये भी लंबे समय तक चलता है, तो इसका भी फिक्स एसेट्स हो गया। और भूमि, लैंड, ये भी क्या होगा, फिक्स एसेट्स हो जाएगा। लंबे समय तक इसका उपयोग होता है बिजनेस में। और लंबे समय तक उपयोग नहीं होता है एक तरह से, वो अपन चालू संपत्ति करंट एसेट में अपन ले सकते हैं। या अपन बोल सकते हैं वह संपत्तियां जिनकी तुरंत रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें चालू संपत्तियां कहते हैं। जैसे कि रोकड़ सेंस, रोकड़ सेंस को इंग्लिश में बोलेंगे अपन बैंक बैलेंस, सॉरी रोकड़ सेंस को इंग्लिश में बोलेंगे अपन कैश बैलेंस, और बैंक सेंस को बोलेंगे अपन बैंक बैलेंस। देनदार को इंग्लिश में बोलेंगे डेटर्स, और प्राप्य बिल को बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। तो ये हो गया करंट एसेट्स और ये फिक्स एसेट्स। आपसे कोई पूछ ले फिक्स एसेट्स कौन कौन सी होती है तो आप नाम बता सकते हो, ये इतना नाम मैंने लिख रखा है, और ये करंट एसेट्स होती है, ये इतना नाम यहाँ पर लिख रखा है। तो आज की क्लास अपन ने देखा लेखांकन संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों का विस्तारित रूप देखा अपन ने। जो अकाउंटिंग करते समय डीआर सीआर करेंगे अपन, तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा आएंगे, तो इनके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ लिया ताकि अपने पास में एक अंदाजा हो जाए कि किसको क्या बोला जाता है। इसके बारे में अपन पढ़ लिया तो अपन आगे एंट्री करने में ईजी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे जो अकाउंटिंग के रूल होते हैं, 3 रूल, किसको डीआर करते हैं, किसको सीआर करते हैं, वो अपन तीनों रूल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से ये बेनिफिट होगा कि जैसे मैं टेली का नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको तुरंत वॉच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।